जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 1 जून से शुरू होने वाला है। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे भाई, क्लास फर्स्ट हम कल कर चुके हैं, आज हमारी क्लास होगी सेकंड। तो मेरे भाई, क्लास सेकंड को करने से पहले जिन्होंने मेरे भाई क्लास फर्स्ट को नहीं देखा है, देख लेना मेरे भाई, चैनल पे पड़ी हुई है। अब मेरे भाई शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास सेकंड को, और इस तरीके से आगे भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। और कमेंट में मुझे बता देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सवाल तुम्हारे सामने है, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? फटाफट से बता दो मेरे भाई। हास्य गैस, जिसको मेरे भाई हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या मेरे भाई NO होता है, N2O होता है, NO2 होता है, या N2O3 होता है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बात हो रही है हास्य गैस, जिसको हम लोग जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लाफिंग गैस के नाम से, हंसाने वाली गैस। इसका फॉर्मूला होता है N2O। तो देखो, मैं तुमको कुछ फॉर्मूले हैं वो लिखवा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? इस हास्य गैस से ही शुरू करते हैं। तो हास्य गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O, जिसको हम मेरे भाई नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में आता है मेरे भाई आपका बेकिंग सोडा। इसके बाद में कौन सा सोडा आएगा मेरे भाई? आपका बेकिंग सोडा आएगा। बेकिंग सोडे को मेरे भाई हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपका NaHCO3 होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा है मेरे भाई आपका दोने का, ठीक है मेरे भाई, आपका आता है मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडे को मेरे भाई हम दोने का सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट में 10H2O। क्या होता है मेरे भाई? 10H2O होता है। इसके बाद में मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारी जल का सूत्र क्या होता है? किसका मेरे भाई? भारी जल का। तो भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि D2O। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ओजोन का सूत्र क्या होता है? आप बताएंगे ओजोन का सूत्र होता है O3। मैं आपसे पूछूं कि बताओ जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कितने बच्चों को मेरे भाई आप में से जिप्सम का फॉर्मूला याद है? फटाफट से मेरे भाई कमेंट कर दीजिए। तो आप बोलेंगे मेरे भाई जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट में 2H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई? आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा मेरे भाई, मैं आपसे सिरका का फॉर्मूला पूछूं कि बताओ सिरका का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सिरका में मेरे भाई आपका एसिटिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है मेरे भाई। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मूला होता है CH3COOH। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई किसके बारे में? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में? सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो फॉर्मूला होगा H2SO4। तो क्या ये सारी चीजें आपके याद रह जाएंगी? देखो, अगर आपके ऑलरेडी याद हैं तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सवाल आपसे पूछा कि हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? N2O, जिसको हम मेरे भाई लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट में 10H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट में 2H2O। बारी जल का सूत्र होता है D2O। ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है आपका
H2SO4। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आ जाओ मेरे भाई, अगले सवाल को देखो। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? मेरे भाई, आपके घर में भी खाना बनता होगा और आपने उन खाने बनाने के बर्तनों को देखा होगा कि जो उनका पेंदा होता है ना, पेंदा, वो मेरे भाई ब्लैक कलर का होता है। उसका रीजन क्या है? ब्लैक कलर का क्यों होता है? वो व्हाइट कलर का भी तो हो सकता है मेरे भाई। जब कंपनी उसको बनाती है उस टाइम पर उसको व्हाइट कलर का भी बना सकती है, ब्लैक का ही क्यों बनाया जाता है? तो मेरे भाई क्या ऑप्शन है? उसने उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है इसलिए। मेरे भाई, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है इसलिए। काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। या काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा आपका डी। क्योंकि मेरे भाई जो काले कलर की जो वस्तु होती है ना, वो ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करती है मेरे भाई, अच्छी अवशोषक होती है। इससे मेरे भाई क्या होता है, कम टाइम में खाना तैयार हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आपने नोटिस किया होगा कि तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के अगर धूप में जाओगे ना, जल्दी गर्म हो जाओगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्लैक कलर जो है क्या करता है, पूरे के पूरे जो प्रकाश है उसको मेरे भाई अवशोषित करता है। ठीक है मेरे भाई, प्रकाश से जो भी ऊष्मा मिलती है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए वो गर्म जल्दी हो जाता है। और खाने बनाने के लिए गर्म बर्तन ही तो चाहिए, ठंडे बर्तनों का क्या करोगे? ठीक है, इसलिए मेरे भाई राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताओ मेरे भाई, जो आसमान है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, लघुतर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण, या फिर मेरे भाई आपके विखंडन के कारण? जो आकाश का नीला रंग है वो मेरे भाई किस कारण से दिखाई देता है? आप बोलेंगे सर वो तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। राइट आंसर आपका सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये गलत हो गया है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, ठीक है, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ मेरे भाई सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, ठीक है मेरे भाई, तरंग दैर्ध्य ये मेरे भाई आपके किस रंग की ज्यादा होती है? तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य ये मेरे भाई आपके लाल रंग की होती है। इसलिए तो मेरे भाई लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है। लाल रंग इसीलिए तो तुमको दूर से दिखाई देता है। ट्रैफिक लाइट देखिए ना, ट्रैफिक लाइट, उन ट्रैफिक लाइटों में लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो लाइटें दूर से दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मेरे भाई इसका जो विचलन है, इसका जो विचलन है ना, विचलन ये मेरे भाई क्या है? कम है। यानी ये अपने मार्ग से कम भटकती है, दूर तक दिखाई देती है। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे भाई कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य है ये आपके किस रंग की होती है? आप बोलोगे सर ये तो बैंगनी रंग की होती है। इसलिए इसका जो विचलन है वो मेरे भाई क्या होता है? इसका जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कहीं पर भी बैंगनी रंग का यूज नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर बैंगनी रंग जलाओगे, यानी यहां पर बैंगनी रंग का कोई बल्ब जलाओगे, थोड़ी सी दूर जाने पर वो अंधेरा कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो विचलन है वो ज्यादा नहीं, फैलाव उसका ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो गाड़ी की हेडलाइट है, जो गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक है मेरे भाई, गाड़ी की जो आपकी हेडलाइट होती है उसमें मुझे बता दो, हेडलाइट में जो दांतों के डॉक्टर है वो बता दो मेरे भाई, दांतों का डॉक्टर, या फिर मेरे भाई आपके हजामत बनाने का मिरर। ठीक है मेरे भाई, हजामत बनाने का दर्पण। ये बता दो मेरे भाई ये कौन से दर्पण होते हैं? ठीक है मेरे भाई, ये कौन से दर्पण आपके होते हैं मेरे भाई? ठीक है, बिल्कुल मुझे ये बता दो कि जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है, जो दांतों का डॉक्टर है वो कौन से दर्पण का उपयोग करता है, और जो हजामत बनाने वाले है ना, जैसे कि नाई की दुकान देखी होगी आपने, जो सेविंग वगैरह बनाते हैं, उनमें कौन से, वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आप बोलोगे कि सर वो तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका मेरे भाई? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखो
बहुत सारे बच्चों को मैं बताऊं अभी के लिए क्या लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि यार ये फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं। मेरे भाई टाइम खराब नहीं है, आप खुद सोच के देखो, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूं। साथ में आप मुझे ये भी बताओ, ठीक है, आप मुझे ये भी बता दो कि मेरे भाई जो पीछे के वाहन हैं उनको देखने के लिए, पीछे के वाहन देखने के लिए, ठीक है मेरे भाई, पीछे के वाहन देखने के लिए, देखने के लिए, यानी कि आपने बाइक चलाई होगी, आपने फोर व्हीलर भी चलाई होगी, उनमें जो पीछे के साधनों को देखने के लिए जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर, वो कैसा होता है, वो अवतल होता है कि उत्तल होता है? आप बोलेंगे कि सर जो साइड मिरर होता है ना वो तो हमारा उत्तल होता है। साइड मिरर कैसा होता है? उत्तल। मैं आपसे बात करूं कि जो सड़क पे लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं जिसको, ठीक है, सड़कों पे आपने लाइट लगी देखी होगी, ठीक है, चौराहे पे लाइट लगी देखी होगी, सड़क के किनारे पर जो खंबे होते हैं बिजली के उन पे लाइट लगी देखी होगी, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं। तो वो मुझे बता दो कि स्ट्रीट लाइट में कौन से लैंप का उपयोग होता है? तो आप बताएंगे सर स्ट्रीट लाइट में तो हमारे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका मेरे भाई? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, यकीन मानो एक या दो क्वेश्चन तो पक्के हैं मेरे भाई, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, साथ में लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? बताओ मेरे भाई, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन होता है, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो मेरे भाई देखो, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मैं तुमसे बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूं, मुझे उनकी फुल फॉर्म बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ WWW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बताएंगे इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब होती है। ठीक है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म। मैं आपसे अब ये भी पूछूंगा कि बताओ HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलेंगे HTTP होता है हाइपर, टी का मतलब होता है टेक्स्ट, ठीक है मेरे भाई, टेक्स, ठीक है मेरे भाई, ट्रांसफर, ठीक है मेरे भाई, क्या होता है? ट्रांसफर। साथ में होता है मेरे भाई आपका प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। मैं आपसे बात करूंगा मेरे भाई कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? CPU, तो आप बताएंगे सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसकी फुल फॉर्म होती है? CPU की। मैं आपसे पूछूं कि बताओ IC की फुल फॉर्म क्या होती है? आप बताएंगे इंटीग्रेटेड, ठीक है मेरे भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी फुल फॉर्म होती है? सर IC की फुल फॉर्म होती है। मैं आपसे बात करूंगा कि मुझे बताओ लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लैन, ठीक है, तो आप बताएंगे L का मतलब होता है लोकल, A का मतलब होता है एरिया, और मेरे भाई N का मतलब होता है नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वैन, तो वैन की फुल फॉर्म होती है W का मतलब होता है वाइड, A का मतलब होता है एरिया, और मेरे भाई N का मतलब होता है आपका नेटवर्क। मेरे दोस्त जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना उस दिन याद आएंगी ये सारी चीजें। भाई पढ़ाई तो थी हमको, ठीक है, पढ़ाई तो थी मेरे भाई हमको। तो ध्यान से देखो, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं आपसे पूछूं कि WWW का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे भाई IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने पूछा लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने पूछा वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, ठीक है। आइए, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? बताओ मेरे भाई। अब पीलिया रोग आपने भी सुना होगा मेरे भाई, ठीक है, पीलिया की बीमारी जिसको बोलते हैं कि भाई पीलिया हो गया इसके। तो बताओ मेरे भाई जो पीलिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है? क्या हृदय को प्रभावित करता है? क्या यकृत को प्रभावित करता है?
प्लीहा को प्रभावित करता है, पित्ताशय को प्रभावित करता है। तो मेरे भाई जो पीलिया रोग है ना वो यकृत को प्रभावित करता है। यकृत बोले तो मेरे भाई हमारा लीवर को प्रभावित करता है। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ हैजा किसको प्रभावित करता है? हैजा, तो हैजा मेरे भाई आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ हैजा के जीवाणु का नाम क्या है, ठीक है मेरे भाई, किस जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है, तो आप बताएंगे जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है मेरे भाई? विब्रियो कोलेरी उस जीवाणु का नाम है। कोलेरी, कोलेरी, ठीक है भाई, कोलेरी, कोलेरी, कोलूरू, कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हैजा की। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी आदमी को सांप ने काट लिया, स्नेक ने काट लिया किसी आदमी को, अब बताओ तो जो सांप काटता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरे भाई सांप के काटने से लिख लो मेरे भाई, ठीक है, सांप के काटने से। तो सांप के काटने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो पीलिया से यकृत प्रभावित होगा, हैजा से आंत प्रभावित होगी, और मेरे भाई सांप के काटने से तंत्रिका तंत्र तुम्हारा क्या होगा? प्रभावित होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी में कौन सी धातु सबसे भारी होती है? बताओ मेरे भाई सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई एक तो है कौन सी सबसे भारी धातु, एक तो है मेरे भाई कौन सी सबसे भारी धातु, एक है मेरे भाई सबसे, सॉरी, ठीक है, एक तो है मेरे भाई आपकी सबसे भारी धातु, एक है मेरे भाई आपकी सबसे हल्की धातु, ठीक है मेरे भाई, सबसे हल्की धातु। एक मेरे भाई आपसे पूछी जाएगी कमरे के ताप पर, ठीक है मेरे भाई, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती, ठीक है मेरे भाई, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तीन तरीके की धातु है मेरे भाई। एक तो मैंने बोला कि बताओ सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपने बताया कि सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है। कौन सी मेरे भाई? ओस्मियम, ओएस लिख लीजिए। मैं पूछूं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, आप बताएंगे लिथियम। कौन सी बोलेंगे मेरे भाई? आपकी लिथियम बोलेंगे। मैं आपसे पूछूं कि कमरे के ताप पर ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उस धातु का नाम है मेरे भाई पारा। क्या नाम है मेरे भाई? पारा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी, जिसका फॉर्मूला होता है Hg। तो ये वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैं तुमसे बात करता हूं कि मेरे भाई चमकीली ए धातु का नाम बताओ मेरे भाई, ठीक है। मैं तुमसे बात करता हूं कि चमकीली ए धातु का नाम बताओ। तो चमकीली ए धातु मेरे भाई कौन सी है? आयोडीन। कौन सी है मेरे भाई? आपकी चमकीली ए धातु का नाम है आयोडीन। और मेरे भाई कमरे के ताप पर, ठीक है, एक आपसे पूछा जाएगा कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ठीक है मेरे भाई, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु का नाम बताओ मेरे भाई, ठीक है, ए धातु। तो धातु तो तुमने बात कर ली कि धातु तो कौन सी है? मरकरी। ए धातु के बारे में भी तो बताओ सर, तो वो है तुम्हारी ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन। तो मेरे भाई एक एक चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो आपकी पारा होती है, सबसे चमकीली ए धातु वो आयोडीन होती है। यहां पर ए धातु बोला है, ठीक है, ए धातु, ये धातु है, ये ए धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु, धातु बोलता तो पारा आंसर होता, उसने बोला ए धातु, तो ए धातु बोलेगा तो आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और गोल के पी जाओ इनको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और गोल के पी जाओ। अगले सवाल पे आओ मेरे भाई। अगला सवाल है
भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? फटाफट से मुझे बता दो कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। क्या हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, या फिर मेरे भाई आपके पंजाब का है? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि जो भांगड़ा है वो मेरे भाई कहाँ का है। तो सर भांगड़ा हमारे कहाँ का है? पंजाब का। देखो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? पंजाब के बारे में। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पंजाब के बारे में। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बताएंगे भगवंत मान है। क्या नाम है? भगवंत मान। मैंने बात की पंजाब के राज्यपाल के बारे में, तो पंजाब के राज्यपाल का नाम है गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है मेरे भाई? गुलाब चंद कटारिया इनके राज्यपाल का नाम है। मैं पंजाब के लोक नृत्यों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पंजाब के लोक नृत्यों में बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई एक तो आपसे पूछा जाएगा गिद्दा, और एक मेरे भाई आपसे पूछा जाए भंगड़ा। ये दोनों के दोनों ही फेमस है। मैं आपसे बात करूं, देखो आपने वो पढ़ी होगी ना, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई कालीबंगा कहां पर है, मैं आपसे बात कर रहा हूं हड़प्पा सभ्यता, तो कालीबंगा कहां पर है? आप बोलेंगे राजस्थान में। मैं आपसे पूछूं कि बताओ लोथल कहां पर है, आप बोलेंगे लोथल तो गुजरात में है। मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताओ राखीगढ़ कहां पर है, तो राखीगढ़ आप बोलेंगे हरियाणा में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रोपड़ कहां पर है, तो रोपड़ मेरे भाई कहां पर है? आपके पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। मैं इसी पंजाब के बारे में बात करता हूं, तो इस पंजाब में एक जगह है अमृतसर। तो मेरे भाई मुझे बताओ कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मुझे ये बता दो कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण, फटाफट बताओ भाई, स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो किसने शुरू किया था? तो आप बताएंगे निर्माण, तो मेरे भाई शुरू किसने किया था? आप बताएंगे गुरु रामदास ने। किसने मेरे भाई? गुरु रामदास ने शुरू किया था। और मेरे भाई मंदिर के निर्माण को पूरा किसने किया था? आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने मेरे भाई? गुरु अर्जुन देव ने किया था। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था? तो आप सभी को याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो भाई ध्यान से देख, मैंने बात की कि भंगड़ा कहां का लोक नृत्य है, तो सर भंगड़ा तो हमारे पंजाब का है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम भगवंत मान है, राज्यपाल का नाम गुलाब चंद कटारिया है, लोक नृत्य है गिद्दा और भंगड़ा, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। मैंने बात की कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। लोथल कहां पर है? ठीक है, लोथल ले कर लेना इसको। ठीक है, लोथल कहां पर है? गुजरात में है। राखीगढ़ कहां पर है? हरियाणा में है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू किसने किया? गुरु रामदास ने। पूरा किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अपने कानों में लगा लेना ईयरफोन, और एग्जाम से पहले मेरे भाई आंख बंद करके इसको सुन जाना। सारी चीजें मेरे भाई आपके रिपीट हो जाएंगी दोस्त। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ मेरे भाई, डांडिया के बारे में भी बता दीजिए कि डांडिया कहां का प्रसिद्ध नृत्य है। क्या गुजरात का है, असम का है, झारखंड का है, या महाराष्ट्र का है? फटाफट बताओ मेरे भाई। डांडिया, डांडिया, ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो गुजरात का है। मैंने बात की किसके बारे में? गुजरात के बारे में। ठीक है, गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम तो भूपेंद्र पटेल है। क्या है? भूपेंद्र पटेल। मैं बात करूं इनके राज्यपाल यानी कि गवर्नर का क्या नाम है? आप बोलेंगे गवर्नर का नाम यानी कि राज्यपाल का नाम तो आचार्य देवव्रत है। क्या है? आचार्य देवव्रत। मैं बात करता हूं मेरे भाई गुजरात के लोक नृत्यों के बारे में। तो गुजरात के लोक नृत्य मेरे भाई आपका आएगा, एक तो सर गरबा आएगा, एक आपका डांडिया आएगा, एक आपका टिप्पणी आएगा। ठीक है मेरे भाई, कौन सा? टिप्पणी आएगा। एक मेरे भाई आपका लाशा आएगा। क्या आएगा? लाशा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि गुजरात के त्योहार कौन कौन से हैं,
तो गुजरात के त्योहारों में मेरे भाई एक तो आपसे पूछा जाएगा पतंग महोत्सव। कौन सा मेरे भाई? आपका पतंग महोत्सव आपसे पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। गुजरात का जो पतंग महोत्सव है ना मेरे भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बात करता हूं मेरे भाई इस गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान कौन? ठीक है, नेशनल पार्क जिनको आप बोलते हैं, ठीक है, गुजरात के नेशनल पार्क। तो सबसे पहले तो नाम आएगा मेरे भाई गिर नेशनल पार्क का, ठीक है मेरे भाई, गिर नेशनल पार्क। और दूसरा आएगा मेरे भाई आपका कौन सा? कच्छ का रण, कच्छ का रण नेशनल पार्क। तो मेरे भाई दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एशियाई शेर कहां पर पाए जाएंगे? गिर नेशनल पार्क में। अगर आपसे कच्छ का रण के बारे में पूछा जाए तो कोई आपसे पूछे कि बताओ जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं, तो जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण में, ठीक है। तो डांडिया कहां का लोक नृत्य है? सर वो गुजरात का है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या। त्योहार मेरे भाई पतंग महोत्सव इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। और भी लिखना, जैसे रण उत्सव मेरे याद आ गए, ठीक है मेरे भाई, रण उत्सव भी मेरे याद आ गया है, ये भी आपके गुजरात का है। मैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्कों के बारे में बात करूंगा तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गुजरात में कच्छ का रण नेशनल पार्क है जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई कि जो नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है। क्या नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, नारद मुनि है, जंडू मुनि है, या फिर आपके व्यास मुनि है? ठीक है मेरे भाई, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो मेरे भाई इतिहास की कुछ किताबें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि नाट्य शास्त्र तुमसे पूछ लिया तो मेरे भाई भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में मेरे भाई किसका उल्लेख है? आपके शास्त्रीय नृत्यों का। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किसमें मिलेगा तो आप बता देना नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है मेरे भाई? भरत मुनि। अब मैं तुमसे कुछ किताबें पूछता हूं, उनके लेखक मुझे बताना। जैसे कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरे भाई अष्टध्यायी, किसके लेखक बता दो मुझे? अष्टध्यायी के लेखक मुझे बता दो। मुझे आप मेरे भाई किसके लेखक बताओ? आप अश्व घोष के लेखक, सॉरी बुद्ध चरित्र के लेखक बताओ मेरे भाई आपकी, ठीक है मेरे भाई, आप मुझे बताओ किसके? बुद्ध चरित्र के लेखक आप मुझे बताओ। आप मुझे मेरे भाई अकबर नामा के लेखक बताओ। किसके मेरे भाई? अकबर नामा के लेखक आप मुझे बता दो। आप मुझे राज तरंगिणी के लेखक बता दो, ठीक है मेरे भाई, आप मुझे राज तरंगिणी के लेखक आप मुझे बताओ। इसके अलावा मेरे भाई आप मुझे हुमायूं नामा के लेखक बताओ। किसके मेरे भाई? हुमायूं नामा के लेखक बताओ। आप मुझे ठीक है इंडिका के लेखक बताओ। आप मुझे किसके लेखक बताओ मेरे भाई? इंडिका के लेखक बताओ। आप मुझे काम सूत्र के लेखक बताओ। किसके मेरे भाई? काम सूत्र के लेखक बताओ। आप मुझे शाहनामा के लेखक बताओ। किसके मेरे भाई? शाहनामा के लेखक आप मुझे बताओ। ये मैंने तुम्हारे सामने कुछ बुक्स लिखी हैं, इनके लेखक मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर अष्टध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। क्या नाम है इनका? पाणिनि। मैंने बात की है बुद्ध चरित्र के लेखक, आप बताएंगे अश्व घोष। क्या नाम है मेरे भाई? अश्व घोष नाम है। मैंने बात की अकबरनामा के, तो आपने बताया अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। मैंने बात करी राज तरंगिणी, राज तरंगिणी के लेखक तो कलहण है। मैंने बात की हुमायूं नामा के, तो आप बात करेंगे मेरे भाई हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। क्या नाम है मेरे भाई इनका? गुलबदन, गुलबदन बेगम इनका नाम है। मैं बात करता हूं इंडिका के लेखक कौन है, आप बता देना मेगस्थनीज जो है इंडिका के लेखक हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है, आप बताएंगे वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक है। मैं बात करूंगा शाहनामा, तो शाहनामा के लेखक कौन है, आप बताएंगे फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई,
इधर उधर की डींगे आंकने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन तब होगा जब आप पढ़ोगे, और कैसे पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तब जाके आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो डेली क्लासेज चलती है मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं, बताओ मेरे भाई। वर्धमान महावीर का नाम आपने सुना होगा किसमें, जैन धर्म में। जैन धर्म में आपने नाम पढ़ा है ना मेरे भाई, जैन धर्म में आपने वर्धमान, ठीक है मेरे भाई, वर्धमान महावीर का नाम पढ़ा होगा। तो महावीर का अन्य नाम मेरे भाई किस नाम से विख्यात है, आप बताएंगे सर ये तो जैना के नाम से विख्यात है। मैं आपसे बात करता हूं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो आप बताएंगे कि सर वो तो ऋषभ देव है। कौन है मेरे भाई, आपके ऋषभ देव है। मैं बात करूंगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर मेरे भाई कौन है, आप बताएंगे। इनका नाम तो सर महावीर स्वामी है। क्या नाम है, महावीर स्वामी है। मैं बात करता हूं मेरे भाई कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, आप बताएंगे। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। मैं बात करूं महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई, आप बताएंगे। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। मेरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जैन धर्म का त्योहार कौन सा है, तो जैन धर्म में आपका पर्युषण, ठीक है, पर्युषण पर्व। अगर कोई आपसे पूछे ना कि बताओ मेरे भाई कि पर्युषण पर्व आपका कहां पर मनाया जाता है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ पर्युषण पर्व कहां पर मनाया जाता है, तो सर जैन धर्म का त्योहार है। तो मेरे दोस्त वर्धमान महावीर को अन्य किस नाम से जानते हैं, जैना के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, बाद में ये चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है, बता दो मेरे भाई। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, कबड्डी से है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से। देखो मेरे भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है, तो मेरे भाई एक तो आप लिख लीजिए रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एक मैं बात करूंगा मेरे भाई ईरानी कप, ईरानी कप का संबंध किससे है, क्रिकेट से। मैं बात करूंगा देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, सर देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। मैं बात करूंगा मेरे भाई दलीप ट्रॉफी का संबंध भी किससे है, तो सर दलीप ट्रॉफी का संबंध भी आपके क्रिकेट से है। मैं बात करूंगा किसके बारे में, फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है, एक तो मेरे भाई आप बोलेंगे फीफा वर्ल्ड कप है। कौन सा मेरे भाई, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। मैं बात करूंगा डुरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। मैं बात करूंगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, सर फुटबॉल से है। मैं बात करूंगा कि मरडे का कप का संबंध किससे है, कि सर मरडे का कप का संबंध किससे है, मेरे भाई फुटबॉल से है। मैं बात करूंगा हॉकी के बारे में, तो मुझे बताओ हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, आप बताएंगे रंगा स्वामी कप के बारे में। किसके बारे में, रंगा स्वामी कप के बारे में, हॉकी से संबंधित है। मैं बात करूंगा अजमल शाह कप के बारे में। किसके बारे में, अजमल शाह कप के बारे में। मैं बात करूंगा ध्यानचंद ट्रॉफी के बारे में। किसके बारे में, ध्यानचंद ट्रॉफी के बारे में। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं बात करूंगा मेरे भाई कि टेनिस से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो टेनिस से संबंधित है आपकी विंबलडन, ठीक है मेरे भाई, विंबलडन, ठीक है मेरे भाई। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे है, सर वो टेनिस से है। मैं बात करूंगा कि बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो आप बताएंगे थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। तो भाई जैसे मेरे याद है आपके भी याद होनी चाहिए। मैंने पूछा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, सर वो क्रिकेट से है। लेकिन एग्जाम में रणजी ट्रॉफी थोड़ी आएगी भाई, कोई कह के थोड़ी मर गया कि यही क्वेश्चन आएगा, इनमें से भी तो कोई आ सकता है। जैसे मैंने पूछा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, आपने बता दिया क्रिकेट से है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले कि बता दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फिर वह छत थोड़ी देखेगा,
ठीक है, कि भाई ऐसे बैठ के छत को देख रहे हैं कि हाँ यार नहीं पढ़ाया। तो मेरे भाई इसलिए इतनी डिटेल लिखवाता हूं मैं आप लोगों को। बहुत सौ को मैं बेवकूफ लगता हूँ, बहुत सौ को मैं समझदार लगता हूँ, यार अच्छी चीजें लिखवाता है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी सबका संबंध क्रिकेट से है। फुटबॉल से फीफा वर्ल्ड कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और मर्डेगा कप सब फुटबॉल से संबंधित है। रंगास्वामी कप, अजमल शाह कप और ध्यानचंद ट्रॉफी इनका संबंध हॉकी से है। विंबलडन कप का संबंध टेनिस से है और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। और लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो बताइए मेरे भाई, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहां पर है? देहरादून में है, रांची में, नई दिल्ली या फिर आपका कौन सा, रायपुर? तो सर वानिकी अनुसंधान के बारे में बहुत बात की है, देहरादून में है। देखो मैं आपसे बात करता हूं केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ठीक है मेरे भाई, केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मेरे भाई केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आप बताएंगे कि सर ये राजस्थान में है। मैं आपसे बात करता हूं केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आप बताएंगे सर जूट अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में है। मैं आपसे बात करता हूं तंबाकू अनुसंधान कहां पर है? ठीक है मेरे भाई, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आप बात करेंगे ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में है। मैं बात करता हूं केंद्रीय मौसम विज्ञान, ठीक है मेरे भाई, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप बताएंगे सर ये नई दिल्ली में है। कहां पर मेरे भाई? नई दिल्ली में है। मैं आपसे बात करता हूं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो चावल अनुसंधान संस्थान ये हमारे कटक उड़ीसा में है। कहां पर मेरे भाई? कटक उड़ीसा में है। क्लियर? याद हो जाएंगी सारी चीजें। मैंने क्या बोला कि सर वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। सरसों अनुसंधान राजस्थान में, जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में और चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो मेरे भाई जो जिला न्यायाधीश है, पहले तो आप ये बताओ कि ये किसके नियंत्रण के अधीन होगा? सर ये हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन है। मैं पूछूं कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आप बताएंगे राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, तो जो जिला न्यायाधीश है हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अब मेरे भाई ये करो, अपने अपने राज्य के राज्यपाल का नाम कमेंट कर दो भाई, ठीक है, अपने अपने राज्य के राज्यपाल का नाम कमेंट कर दो एक बार फटाफट से, मजा आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो आप बोलेंगे सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए क्या? सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए क्या? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए क्या? सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए क्या? मेरे भाई सामाजिक न्याय के बारे में बात हो रही है। सामाजिक न्याय बोले तो समाज का न्याय, समाज का न्याय, ठीक है, समाज के द्वारा न्याय। यहां पर संविधान के न्याय की बात नहीं हो रही। संविधान में तो मेरे भाई लिखा हुआ है कि सबको आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। समाज में, संविधान में तो यह भी लिखा हुआ है कि राजनीतिक अधिकार सबको बराबर होने चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन मैं संविधान के अधिकारों की बात नहीं कर रहा, मैं समाज के अधिकारों की बात कर रहा हूं। तुम और मैं किसी को क्या अधिकार दे सकते हैं? तो भाई तुम और मैं क्या कर सकते हैं कि किसी को जाति के आधार पर बांट नहीं सकते। भाई अच्छा लगता है कि मेरे भाई धर्म के नाम पे राजनीति करना अच्छा लगता है कि ये बात मुझे बताओ। तो सर मैं किसी को ये बोल के नहीं अलग कर सकता यार तू तो फलानी जाति का है, मेरे काम का नहीं है, चला जा यहां से। मैं किसी को नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता।
मैं किसी को रंग के आधार पे, भाई तू काला है, तू गोरा है, तू मेरे साथ नहीं बैठ सकता, तू मेरे साथ नहीं बैठ सकता, क्या हम ये चीजें कर सकते हैं क्या? तो मेरे भाई सामाजिक न्याय क्या है कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा सी होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो जो आत्मनिर्भरता है वो आपके किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो आत्मनिर्भरता की जो बात है वो मेरे भाई हमारे किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता आई थी। क्लियर मेरे भाई? चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता आई थी। मैं तुमसे बात करूंगा कि बताओ गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो मेरे भाई आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपके हरित क्रांति आई थी। कौन सी मेरे भाई? हरित क्रांति किसमें आई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। क्लियर है? आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी जनजाति है? टोड जनजाति है, भील जनजाति है, गारो जनजाति, गोंड जनजाति? तो मेरे भाई भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कौन सी है? सर भील जनजाति के लोग भारत में सबसे ज्यादा है। ये जो भील जनजाति है ये हमारे राजस्थान में भी है, भील जनजाति मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है मेरे भाई, तो भील जनजाति का जो प्रतिशत है वो मेरे भाई हमारे, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या भाई किसके? भीलों की। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।